हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत एक मुख्य बिंदु है कोलाइडी अवस्था, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम प्रारंभ में जब सतह रसायन के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किए, तब से यहाँ पर एक मूल बिंदु हम समझ रहे थे कि सतह रसायन काफ़ी व्यापक है। इसमें तीन मुख्य बिंदुएं हैं। पहला था अधिशोषण, उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरा एक मुख्य बिंदु था हमारे पास उत्प्रेरण, और तीसरा एक मुख्य बिंदु है कोलाइड। इन तीनों के बारे में विस्तृत रूप से सतह रसायन से हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी क्रम में हम आज यहाँ पर कोलाइडी अवस्था, जो कि सतह रसायन का एक मूल बिंदु है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए कोलाइड क्या है इसके बारे में समझें। देखिए, यहाँ पर कोलाइडी अवस्था कहा गया है। कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट। इसके पहले हम थोड़ा सा विचार करते हैं। एक वर्गीकरण था थॉमस ग्राहम, वैज्ञानिक का नाम है थॉमस ग्राहम। इन्होंने पदार्थों को किसी बिलियन में विस्तृत होने के आधार पर, विसरण के आधार पर पदार्थों को उन्होंने दो भागों में बांटा, जिसमें से एक नाम आता है क्रिस्टलाभ, जिसे हम अंग्रेजी में क्रिस्टलॉइड कहते हैं। क्रिस्टलॉइड। और एक नाम आता है इसमें कलील, जिसे हम कोलाइड कहते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार से COLLOID, कोलाइड। ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार पुनः समझ लें। थॉमस ग्राहम ने कोई पदार्थ है उसको बिलियन बनाया, और उस बिलियन में विसरण के आधार पर, ये बिलियन का विसरण है, इसमें मुख्यतः उसमें जो पदार्थ घुले हैं उनका, तो विसरण के आधार पर पदार्थों को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, क्रिस्टलाभ और कोलाइड, जिसे हिंदी में और दूसरे शब्द में कलील भी कहते हैं कोलाइड को। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, एक क्रिस्टलाभ क्या है और एक कोलाइड क्या है इसमें। तो देखिए, जो क्रिस्टलाभ हैं मुख्य रूप से इसके बारे में चर्चा करते हैं। साधारण जो फिल्टर पेपर होते हैं, साधारण फिल्टर पेपर या जंतु का झिल्ली, जंतु का झिल्ली एक उदाहरण के तौर पर, जैसे अंडा होता है, अंडे के ऊपर में जो सफ़ेद परत होता है उसके ठीक नीचे में आप यहाँ पर एक अलग से परत देखते हैं, वो है जंतु झिल्ली। ऐसे और ढेर सारे जंतुओं में झिल्ली पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक साधारण उदाहरण अंडे का झिल्ली हम ले सकते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलाभ क्या है? साधारण फिल्टर पेपर पर या जंतु की झिल्ली में यदि हम विसरण के दर के आधार पर ले रहे हैं, तो इसका विसरण आसानी से होते हैं या तेजी से होता है, तेजी से विसरण होता है। इसे हम, जो बिलियन बनता है उसे हम सामान्य रूप से बिलियन कहते हैं, वास्तविक बिलियन, और उसमें जो पदार्थ हैं उसे हम क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम यहाँ पर समझेंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे नमक है, यूरिया, शक्कर आदि, ऐसे और ढेर सारे हम, अम्ल है, क्षार है। यदि हम इसको पानी में पहले बिलियन मार लें और देखें इसमें पानी में बिलियन, ये बिलियन के रूप में देखें इसको,
बिलियन है पूरे। तो इनको जब बिलियन में बनाते हैं और इसको फिल्टर पेपर में रखते हैं तो पूरे आर पार हो जाते हैं जल्दी जल्दी, चाहे वो फिल्टर पेपर हो साधारण, चाहे जंतु झिल्ली हो, आसानी से वो आर पार हो जाते हैं। अब इसी को हम यहाँ पर विसरण समझ रहे हैं, तेजी से इनका विसरण होता है। तो जो पदार्थ इसमें घुले थे जैसे नमक है, यूरिया हैं, शक्कर हैं, इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं क्रिस्टलाइट? क्योंकि एक इनकी आकृति क्रिस्टली होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं क्रिस्टलाभ कहते हैं, क्रिस्टल आकृति होती है। दूसरा आप लेते हैं इसमें, ये साधारण है। अब आगे चले इसमें दूसरा प्रकार के पदार्थ। दूसरे पदार्थ में हमने यहाँ पर समझा इसमें कलील, जिसे हम कोलाइट कहते हैं। कोलाइट क्या है? इसका ठीक उसका उल्टा, अर्थात फिल्टर पेपर पर रखें या झिल्ली पर रखते हैं तो उसका जो विसरण है धीरे धीरे होता है, विसरण धीरे धीरे होता है। तो इस प्रकार से जब विसरण धीरे धीरे होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं हम इसको कोलाइड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण चलें, इसमें स्टार्च है, बहुत बढ़िया उदाहरण है गोंद, एल्ब्यूमिन, गोंद, एल्ब्यूमिन। इसको समझने के लिए यहाँ पर गोंद तो सब देखे हैं, घरों में हम प्रयोग करते हैं गोंद का, कापी चिपकाते हैं, फट जाता है कापी, तब ये गोंद इस प्रकार से हम रखें। फिल्टर पे में रखोगे तो धीरे 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 आर पार होगा, तेजी से नहीं होता। उसी प्रकार से देखिए एल्ब्यूमिन अंडे में पाए जाते हैं, सब जानते हैं। अंडे में जो सफ़ेद वाला भाग होता है बहुत गाढ़ा होता है, यदि उसको फिल्टर पेपर रखोगे तो एकदम धीरे धीरे, पानी जैसे नहीं होगा। जैसे आप उदाहरण के नमक को आप पानी में घोल लीजिए, फिल्टर पेपर में रखिए, साधारण कागज़ में चलिए तो आसानी से आर पार रहते हैं। लेकिन उसी अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसको आप कागज़ पर रखेंगे तो उसके समान, नमक या यूरिया के समान जो बिलियन बनाया था उसके समान तेज़ी से विसरित नहीं होते, तो धीरे धीरे होते हैं। तो सभी क्या कहलाते हैं यहाँ पर, कोलाइड अवस्था कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण यहाँ पर लिया गया है, ये शायद समझ आ गया होगा। ये विसरण के आधार पर, इसमें कौन सा पदार्थ विलयन में आया तो विसरण के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलाभ और कोलाइड। आगे ये शुरू में थॉमस ग्राहम ने इस प्रकार से वर्गीकरण किया। अब आगे देखिए इसमें कुछ कमियां रह गई। कमियां ये हो गई इसमें कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल भी होते हैं और वही कोलाइड भी बन जाते हैं। अब कैसे होते हैं देखिए, इसी के लिए बाद में इस प्रकार का जो विसरण के आधार पर बनाया गया था पदार्थों का वर्गीकरण, उसको उन्होंने गलत कर दिया, यानी मान्य नहीं है। ये प्रारंभ में मान्य था। अब देखते हैं इसी में से एक उदाहरण लेकर के, जैसे नमक है, एक उदाहरण के तौर पर समझें इसको। देखिए यहाँ पर नमक के बिलियन बनाए हैं, या सीधा सा नमक को घोल रहे हैं, बिलियन तो बनाएंगे, नमक को जल में घोल दें तो यहाँ से जो बिलियन बनेगा यह क्रिस्टलाइड होते हैं। इसमें क्रिस्टलाइड अर्थात समझ आ गया, विसरण तेजी से होता है, जिसके बारे में हम अभी समझ चुके हैं। इसमें आगे चलें, इसी नमक को जब हम बेंजीन में घोलते हैं, देखो बेंजीन में एक विलायक है, ये कार्बनिक विलायक है, ये अकार्बनिक विलायक है। अब इसी नमक को बेंजीन में घोला गया तो जैसे अभी हम कोलाइड की बात करें, गोंद के समान बन गया वो। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बेंजीन है, नमक का बेंजीन में घोल जो है वह कोलाइड हो गया है। तो इसका आशय हो गया कि हम क्रिस्टलाइड को कोलाइड में बदल सकते हैं, ये सार में मिला। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं अपन दूसरे प्रकार के, साबुन, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा इसी प्रकार से साबुन को यदि हम जल में घोलें तो जल में घोलते हैं तो यह मुख्य रूप से कोलाइड के गुण दर्शाते हैं। कोलाइड का गुण का मतलब आप समझ लीजिए विसरण की दर आधार पर।
अब देखिए इसी साबुन को हम यदि एल्कोहल, एथिल अल्कोहल, चलिए C2H5OH, अभी सूत्र के रूप में लिख दे रहा हूँ मैं, एथिल अल्कोहल, इसको यदि एथिल अल्कोहल में घोला जाए तो यही साबुन क्रिस्टलाइट की भांति व्यवहार करते हैं। क्रिस्टलाइट, इसका मतलब हो गया कि वह विसरण तेजी से होता है, फिल्टर पेपर में रखेंगे तो आर पार जल्दी से हो जाएगा। तो इसका आशय क्या हुआ, अब यहाँ पर समझ लीजिए, अब इस वर्गीकरण को गलत मान लिया गया। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टलाइट है उसको हम कोलाइड आसानी से बना सकते हैं। तो अब यह जो है क्रिस्टलाइट कोई अलग से पदार्थ नहीं है, जबकि यहाँ पर जो हम कोलाइड पढ़ रहे हैं, देखिए हेडिंग देखिए, कोलाइडी अवस्था, केवल कोलाइड नहीं कहा गया है। तो कोलाइडी अवस्था क्या है? अब इस आधार पर अब गलत हो गया। जो मान्यता था कि एक पदार्थ तेजी से विसरित हो रहे हैं और एक धीमे गति से, तो जो तेजी से विसरित हो रहे थे हम उसको क्या कह रहे थे? क्रिस्टलाइट कह रहे थे। और जो धीरे धीरे जैसे गोंद है विसरित होते हैं उसको क्या कहा गया था? कोलाइड, शुरू में। लेकिन बाद में यही जो क्रिस्टलाइट है उसको किसमें बदल दिया गया? कोलाइड में। जैसे उदाहरण स्पष्ट है, नमक को जल में घोले तो क्रिस्टलाइट बन गया, और उसी नमक को जब हम बेंजीन में घोल रहे हैं तो क्या बन गया? वो कोलाइट के गुण दर्शा रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण ले रहे थे, साबुन। साबुन को जब जल में घोला गया तो वह कोलाइट की भांति व्यवहार कर रहा है, यानी फिल्टर पेपर पर धीरे धीरे आर पार होगा। जबकि उसी साबुन को जब हम एथिल अल्कोहल में घोले तो वह क्रिस्टलाइट के समान व्यवहार किया। तो बाद में इस मान्यता को रद्द कर दिया गया कि क्रिस्टल जो कोलाइड हैं वो अलग पदार्थ हैं। तो क्या मान्यता दिया गया? पदार्थ की एक अवस्था है, जिसे कौन सा अवस्था कहा गया है? कोलाइड अवस्था। इट इज ए स्टेट, एक अवस्था है, तो अलग से कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है। और इसी के नाम से केवल हम कोलाइडी नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? इसको कोलाइडी अवस्था कर रहे हैं। तो पदार्थ की एक अवस्था है जिसे नाम दिया गया कोलाइड अवस्था कहा गया। और इसी कोलाइड अवस्था के बारे में हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो इसी कोलाइडी अवस्था के बारे में जब हम समझेंगे तो मुख्यतः अब आगे चले इसमें दूसरा इसका वर्गीकरण करते हैं इसमें। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, ये जो कोलाइडी, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम इसमें, कोलाइडी तंत्र, कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडी तंत्र में क्या होंगे? अब तंत्र का है मतलब इसमें कोई न कोई दो पदार्थ हैं इसमें। तो अब इसमें देखिए दो प्रकार के पदार्थ हैं इसमें। एक को कहते हैं हम परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा है इसमें परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। अब यहाँ पर ये दो इसमें अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब इन दो अवस्थाओं के आधार पर हम समझेंगे क्या क्या है इसमें। उसके पहले थोड़ा सा हम उसको और आगे चलते हैं इसमें। ये जो कोलाइड हैं उनके कणों के आधार पर देखते हैं इसमें। जैसे हम लोग विलयन कहते हैं, तो विलयन मुख्य रूप से हम देखते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो यहाँ पर जो विलेय अवस्था होती है, विलेय की प्रावस्था, विलेय पदार्थ की प्रावस्था, प्रावस्था यानी भौतिक अवस्था, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। और दूसरा होता है जिसे हम विलायक माध्यम कहते हैं, विलायक माध्यम, यह है परिक्षेपण माध्यम। जैसे हम विलयन में विलायक कहते हैं, यहाँ पर विलायक नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? परिक्षेपण माध्यम। के शब्द चेंज हो गया यहाँ पर बस। अब इसी के बारे में आगे और हम समझेंगे। उसके पहले देखें कणों के आकार। अब तो यहाँ पर बदल गया परिभाषा कि विसरण के आधार पर हम पदार्थों को बांट रहे थे, तो जो बांटना था, धारणा था, क्या हो गया? गलत हो गया। अब कणों के व्यास के आधार पर या आकार, साइज के आधार पर हम पदार्थों को अलग से विलयन के रूप में बांट रहे हैं। तो क्या क्या इसमें अब आगे देखेंगे इसमें। विलेय कणों के व्यास के आधार पर या सीधा हम ले सकते हैं आकार। विलेय कणों के आकार के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। क्या आधार पर? विलयन के
प्रकार, जिसमें से पहला है वास्तविक विलयन। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन यानी सत्य विलयन, जिसे वास्तविक विलयन कहा जाता है। तो क्या है, पर समझते हैं। इसमें जो विलय कण का आकार है, इसी के आधार पर चल रहे हैं। इसमें विलय कण के आकार पर चल रहे हैं। इसका आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। देखिए 1 नैनोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, उससे भी छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा जिसका आकार होता है कणों का, विलय कण है। यहाँ पर एक बार विशेष ध्यान रखें, विलय कणों के आकार कितना होता है, यहाँ पर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये छोटा है का संकेत है। ऐसे तो अधिकांशतः हम देखते हैं 0.2 से 1 नैनोमीटर होते हैं, अधिकांशतः 0.2 से 1 नैनोमीटर। लेकिन अब हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो जिन विलयन में विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर, ये 1 है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे जो विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, इसमें कुछ उदाहरण, जैसे नमक, यूरिया, शक्कर आदि, उनके कण बहुत ही छोटे होते हैं, जिसे हम आंखों से जब देखते हैं तो हमको अलग से दिखाई नहीं देता। पानी और जैसे शरबत बनाते हैं, उदाहरण के लिए शक्कर लें, उसमें नमक भी डाल दें, जब हम इसको आंखों से देखते हैं तो हमको अलग से शक्कर दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पर इसका मतलब बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। और 1 नैनोमीटर सब जानते हैं, यहाँ पर जानकारी के लिए लिख रहा हूँ मैं। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 10⁻9 मीटर मैंने बहुत ही छोटा है। और इस प्रकार से आगे चलें, इसमें दूसरा वास्तविक विलयन के बाद आगे इसमें कणों के आकार के आधार पर, जिसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। इसमें क्या होते हैं, इनके कणों का जो आकार है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। क्या है ये, विलय कण का आकार। तो ऐसे पदार्थ के जो विलयन बनेंगे उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसी को हम कलिल कहते हैं। और तीसरा देखें इसमें, अर्थात हम समझें इसमें, तो जो विलय कण होते हैं वास्तविक विलयन में उससे थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा कंडीशन एक होते हैं इसमें, जिसे हम अलग से नाम देते हैं सस्पेंशन या निलंबन। सस्पेंशन, तो क्या चीज़ है ये सस्पेंशन, अब 100 नैनोमीटर से भी बड़ा हो जाएगा ये। देखिए इसको संक्षिप्त में ऐसा लिखेंगे, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा। इधर जितना है सब बड़ा हुआ, 100 मीटर छोटा हो गया, उससे आगे चल रहे हैं अपन। तो 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा। ऐसे अधिकांश हम देखते हैं तो करीबन 50,000 नैनोमीटर तक होते हैं, उससे भी बड़े हो सकते हैं। तो ये 100, अब यहाँ पर भाषा की दृष्टि से 100 नैनोमीटर से अधिक जिसका होता है विलय कण का व्यास, वहाँ से जो विलयन बनते हैं उसको, विलयन का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, निलंबन कहते हैं। अर्थात हम इसको साधारण आँखों से देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चलिए, इसमें उदाहरण के तौर पर रेत, रेत को, छोटे छोटे रेत हैं, आप पानी में घोलेंगे तो स्पष्ट रूप से हमको नीचे में बैठा हुआ दिखाई देता है, बैठ जाते हैं वो पानी के नीचे में। इसीलिए वहाँ पर ये क्या कहते हैं, उसके व्यास का आधार पर समझें तो 100 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। इसलिए वहाँ पर रेत का पानी में घुला होना, नीचे जैसे बाल्टी में हम ले जाएं या गिलास में ले जाएं और रेत को मिला, छोटे छोटे रेत को, या बड़े भी रेत हो सकते हैं, और उस प्रकार से वहाँ पर जो बनेगा क्या कहलाता है, वो निलंबन कहलाते हैं।
अब आगे देखिए, इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करें, सामान्य डायग्राम से। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे कण हैं इसमें, इस प्रकार से, जिनका व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। तो यहाँ से जो विलयन बनेगा यह है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। दूसरा देखें, चित्र का मान समझने के लिए इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, समझाने की इस प्रकार से है, अंतर करने के लिए ऐसा हम समझ सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत छोटा छोटा था, इससे थोड़ा बड़ा हो गया। अब कितना है इसमें? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का उसका व्यास है, कणों का, विलय कणों का आकार है। इसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडी अवस्था कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइड है। और उससे भी बड़ा हो जाए, अर्थात समझाने के इस प्रकार से हम इसको समझा रहे हैं ताकि हमको स्पष्ट समझ आए। तो कितना होता है? 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। तो इस प्रकार से इनको क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। अब इसमें कुछ अंतर हैं, सामान्य से हम समझ सकते हैं। तो इसमें अंतर की दृष्टि से हम तीनों के बीच में हम अंतर समझेंगे, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन में। ऐसा कुछ हमको नज़र भी आ रहा है। एक नज़र हम देखें इसमें सामान्य रूप से, तो इनमें विलय कण का व्यास 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। दूसरा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है तो कोलाइड है। और 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है विलय कण का व्यास या उसका आकार, तब क्या कहलाएगा? वो निलंबन कहलाएंगे। एक सामान्य अंतर। आँखों से देखने की प्रक्रिया हो रही है, दूसरे अंतर में समझें तो ये जैसे नमक है, उदाहरण के लिए मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, जैसे उदाहरण के लिए नमक हो गया, पानी में घुला हुआ है, एक गोंद है पानी में घुला हुआ है, एक सा उदाहरण, और रेत है ये पानी में घुला हुआ है। तो हम आँखों से किसको देख सकते हैं? यहाँ से जो रेत है देख सकते हैं। तो इसका मतलब है जो विजिबिलिटी है वो, जिसको हम देख सकते हैं, वो किसको देख सकते हैं? आँखों, सामान्य आँखों से निलंबन को। जबकि कोलाइड के बारे में है, हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, इसके लिए अलग से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और जो वास्तविक विलयन में जो विलय कण है, जैसे उदाहरण के नमक है, इसको हम साधारण आँखों से भी और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे कण होते हैं। ये कुछ यहाँ पर जानकारी हो गया। उसी प्रकार से गुरुत्व बल देखें। गुरुत्व बल का मतलब है जिसको रखे रहेंगे तो कौन नीचे बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं नमक को पानी में घोले रहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर, तो नीचे नहीं बढ़ता है, जबकि गोंद भी इस प्रकार से नीचे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन रेत क्या होते हैं? नीचे बढ़ जाते हैं। तो गुरुत्व बल के आधार पर समझें तो नीचे बढ़ता है रेत या सस्पेंशन, निलंबन, बाकी दोनों नहीं बढ़ते। उसी प्रकार से और कुछ इसमें हम अंतर इसको कर सकते हैं, जैसे कुछ गुण है इसमें। जैसे यहाँ पर एक शब्द है इसमें स्कंदन, समझ लीजिए इसको, स्कंदन, थक्का जमना। सामान्य शब्द में जैसे हमारा रक्त जब चोट लग जाता है तो रक्त बाहर निकल जाते हैं, तो आखिरी में क्या बन जाता है? वो थक्का बनता है। तो इसी प्रकार से इसमें यदि वास्तविक विलयन वाले में यदि हम कोई उपयुक्त, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तब की स्थिति में इसका स्कंदन होता है। उसी प्रकार से जो कोलाइड हैं इनका भी स्कंदन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सस्पेंशन है इसका स्कंदन नहीं होता। ये सामान्य है। कोई उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो वास्तविक विलयन का स्कंदन। अब इसी को सब लोग यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, स्कंदन के जगह में अवक्षेपण शब्द आते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान समझेंगे शब्द को, यही शब्द है, काम वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक विलयन के लिए स्कंदन शब्द नहीं है। क्या शब्द है इसके लिए? अवक्षेपण शब्द है। इसमें अवक्षेप बन जाते हैं तो अवक्षेपण क्रिया हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कोलाइड के यहाँ पर शब्द वही शब्द है, क्या हो रहा है? इसके शब्द स्कंदन हो जाता है। तो इसमें स्कंदन होते हैं और जो सस्पेंशन है इसमें कोई स्कंदन नहीं होता। अब इस प्रकार से हम और ढेर सारे इसमें सामान्य जो अंतर हैं इसको हम समझ सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए सामान्य चित्र की दृष्टि से। आइए हम आगे
इस कोलाइट के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। हमारे जो कोर्स में अभी, क्योंकि हम सतह रसायन पढ़ रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से हमें वास्तविक विलयन के रूप के बारे में और निलंबन के बारे में अध्ययन नहीं करना है। किसके बारे में करना है? हमें कोलाइट के बारे में। तो कोलाइट के बारे में और अच्छे से हम इसमें अध्ययन करेंगे। सामान्य समझ आ गया, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर विलय कण का आकार होता है या व्यास होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कोलाइड नाम पड़ा है, किस प्रकार से पड़ा है इसमें? कोलाइड तो 2 शब्द है इसमें। कोला, पहला शब्द है KOLL, कोला, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्लू और हिंदी में इसे कहते हैं गोंद। और दूसरा है इसमें जो शब्द है इसमें EIOD, इयोइड्स, ये आयोड्स कह सकते हैं इसमें, EIODS। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये जो शब्द है इसमें वाइड शब्द है इसमें, तो इसको ऐसा कर सकते हैं अपन, सॉरी, EIDOS, इडियोस। तो इसमें इडियोस शब्द से बना है, OID आखिरी में इसमें। तो इडियोस शब्द से क्या तात्पर्य इसमें समझें? इसको अपन कह सकते हैं अंग्रेजी में लाइक, लाइक माने के जैसे, या हिंदी में कह सकते हैं के समान। इडियोस है EIDOS, और ये COLLO से जो शब्द बना है वो मुख्य से KOLLA शब्द से बना हुआ है, कोला, कोला इडियोस। इसी को एक साथ कहेंगे तो कोलाइड हो गया। तो हिंदी में यहाँ पर समझ सकते हैं गोंद के समान। तो गोंद किस प्रकार से होते हैं? गाढ़ा होते हैं सामान्य शब्द में। अब यहाँ पर गाढ़ा न कह करके हम कहेंगे कि गोंद के समान, जो आसानी से विसरण नहीं करते, धीरे धीरे विसरण होते हैं, विसरण करते हैं, ऐसे पदार्थों के को हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गोंद भी उसी के अंतर्गत में उदाहरण में आते हैं। अब इसी कोलाइड के बारे में हम आगे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कोलाइड जो अवस्था पदार्थ होते हैं इसमें कोलाइड, इसके बारे में हम थोड़ा समझें। इसमें अभी तक हम देख रहे थे प्रावस्था के बारे में, 2 प्रावस्था। एक को हमने अध्ययन कर चुका है पहले से, क्या प्रावस्था है? पहला नाम इसका परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, जैसे अभी हम इसके शुरू में कुछ इसके बारे में डिस्कस किए थे। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या था? इसमें विलेय पदार्थ की अवस्था है। जो विलायक माध्यम है वह क्या है? परिक्षेपण माध्यम है। जैसे गोंद को पानी में घोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो गोंद बनाया गया इसमें, या चलो स्टार्च है, स्टार्च को पानी में हम घोल रहे हैं, तो जो स्टार्च है वो यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जो जल है वह कौन सा माध्यम है? परिक्षेपण माध्यम है। अब इस प्रकार से इसी के आधार पर कोलाइड हैं, उनको 8 प्रकार से बांटा गया है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। अब किस प्रकार से होंगे? केवल नाम, ये सिस्टम है, हेडिंग डालेंगे कोलाइडल तंत्र। कोलाइडी तंत्र। कोलाइडी तंत्र में इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोलाइडल सिस्टम। तो क्या है यहाँ पर? परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। तो क्या क्या इसमें अब देखते जाएंगे, इसमें समझते जाएंगे। ये कुछ उदाहरण ले जा रहा है इसमें।
परिक्षिप्त प्रावस्था क्या क्या हो सकते हैं, इसके यहाँ पर यदि क्रमांक देश में कितने प्रकार कहूँगे, प्रकार हो जाएगा ये। पहला प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था है ठोस, और परिक्षेपण माध्यम भी है, मान लीजिए ठोस। एक आध उदाहरण हम समझें इसमें, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है। सामान्य शब्द में विलय समझ लीजिए। अभी विलयन में हम जिसको विलय कहते हैं वैसा इसमें कम मात्रा वाला है और परिक्षेपण माध्यम ज़्यादा वाला है इसमें। तो क्या होंगे इसमें, एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, रत्न होता है, मणि होता है, उसी प्रकार से रंगीन कांच, रंगीन कांच, उसी प्रकार से कुछ उदाहरण और ले सकते हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए मिश्र धातु, मिश्र धातुएं, ये सभी इसी ठोस और ठोस दोनों है इसमें। ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम में क्या है यहाँ पर ठोस है। इसी के लिए आप इसको अलग से और नाम दिया गया है। आखिरी में इसी का नाम अलग से कैसे लेंगे, तो इसको नाम दिया गया इसमें ठोस साल कहा गया है इसका, ठोस साल। ये है कोलाइडी तंत्र का नाम, अलग से ये अलग से नाम लिखा जा रहा है। कोलाइडी जो तंत्र है उसके कौन कौन से अलग से नाम ले जाएंगे। तो यदि ठोस साल कहा गया, इसका सीधा मतलब है परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कुछ नाम अभी रखे इसमें, रंगीन कांच, रत्न, मणि, मिश्र धातु आदि। दूसरा एक नाम ले इसमें, दूसरा प्रकार का कंडीशन जिसमें कि द्रव परिक्षेपण माध्यम हो जाए और सेम इसी प्रकार से ठोस को ही परिक्षिप्त प्रावस्था में रखें। तब की स्थिति में यहाँ पर इसका जो नाम है उसको हम कहते हैं केवल साल कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहले इसको मैं लिखता हूँ, उसमें अंग्रेजी में लिखते हैं इसको SOL। तो इसका शॉर्ट कट आउट समझने का प्रयास करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड है इसमें, सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड पहला है, लिक्विड बाद में, सामान्य शब्द में, और हकीकत में हुई साल है। इसमें ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था और द्रव क्या होते हैं, परिक्षेपण माध्यम। जैसे कि हमें मान लीजिए सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है। देखिए यहाँ पर सोना हो गया, इसका कोलाइडी विलयन है, केवल सोना नहीं। उसी प्रकार से चांदी है, इसका जब हम कोलाइडी विलयन बना रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये उसी प्रकार से कुछ ठोस ले जाएं, जैसे आर्सेनिक के सल्फाइड हैं AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड, इनका कोलाइडी विलयन का कोलाइडी विलयन। तो यहाँ पर इसको हम दूसरे शब्दों में केवल साल कहेंगे। ये ठोस अवस्था में रहते हैं, इसको हमने द्रव परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी विलयन बनाया है। ऐसे और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीसरा एक एग्जाम्पल है इसमें, तीसरा प्रकार का कोलाइडी तंत्र का नाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमको जानना ही चाहिए इसमें। फिर से ठोस को हम लें और गैसों में हम इसको अधिक मात्रा में गैस हो सामान्य शब्द में और कम मात्रा में ठोस हो कोलाइडी विलयन बन रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सब जानते हैं इसमें धुआं, एक तरह उदाहरण जैसे इसमें धुआं, धुंध सामान्य है इसमें, जिसमें ठोस जो है गैस में क्या है, घुले हुए हैं। धुआं का मतलब क्या होता है, जो कार्बन के छोटे छोटे कण हैं वो वायु में पूरा घुल गया, उसे क्या कहते हैं, हम धुआं कहते हैं। तो छोटे कार्बन का कण है माने वो ठोस है, तो कम मात्रा में ठोस है, ज़्यादा मात्रा में क्या है, हवा है, हवा माने गैस। तो इसीलिए क्या धुआं है, धुंध है, ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर, ठोस गैस कोलाइडी तंत्र कहलाएंगे। इसी का अलग से नाम है एरोसॉल, एरोसॉल। देखो शब्द को देखिए यहाँ पर, एयर, एयर माने हवा सामान्य शब्द में, अब साल माने समझ रहे हैं सॉलिड से बना हुआ है। तो सॉलिड घुला हुआ है, यानी ठोस किसमें कोलाइडी विलयन बनाया हुआ है, एयर में घुला है माने हवा में, हवा का मतलब यहाँ पर गैस से है। कुछ उदाहरण लेते हैं, ये हो गया जब तीनों लेते हैं, ठोस को अलग अलग करते हैं, परिक्षेपण और परिक्षिप्त प्रावस्था, ये परिक्षेपण माध्यम अलग अलग कर दिए। उसी प्रकार से क्रम से हम यहाँ पर लेते हैं, एक बार इसको केवल द्रव दौर रखिए, द्रव को ठोस में, फिर द्रव को द्रव में, फिर द्रव को गैस में। अब आगे इस प्रकार से एग्जाम्पल इसमें रखेंगे। ये तीन प्रकार हो गया। चौथा प्रकार लिख सकते हैं आप,
चलिए इसी प्रकार से और आगे क्रम से हम चलें। इसमें क्या क्या हो सकते हैं देखिए। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, ठीक है। अब यहाँ से चेंज करते हैं आगे चौथा पॉइंट, पाँचवां और छठवां। मैं क्रम से लिख रहा हूँ, चौथा, पाँचवां और ये छठवां क्रम से लिखें। अब द्रव को रखें यहाँ पर, द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था हो, और तीनों को अलग अलग कर दें। परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव और गैस रखते हैं। इस पर कुछ उदाहरण की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसमें। अब थोड़ा विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, इसमें परिचित प्रावस्था यानी कम मात्रा में द्रव है और अधिक मात्रा में ठोस है, और इसी को हम अलग से कहते हैं, पर समझ लेंगे इसमें, इसको कहते हैं जेल। विशेष शब्द है इसके लिए कोलाइडल तंत्र में GEL, GEL। और एक तो जेल होता है JAIL, है ना, सब जानते हैं जेल माने क्या होता है। बदमाशी करने से उसको पता चल जाता है जेल क्या होता है वो। तो ये GEL है। हम घरों में प्रयोग करते हैं एक जेल शब्द, कोलगेट जेल, सामान्य शब्द घरों में उपयोग होता है शब्द कोलगेट जेल। टूथपेस्ट आता है तो उसमें GEL होता है। तो जेल माने क्या समझे हम, उसको थोड़ा सा विचार करें। न तो पूरी तरह से ठोस है, न पूरी तरह से द्रव है, पानी जैसा नहीं है, न बिल्कुल पत्थर जैसा ठोस नहीं है, वो पूरा आधा आधा है। न तो आप उसको ठोस कर समझ सकते, न बिल्कुल केवल द्रव। तो दोनों प्रकार से हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, जेल कहते हैं। तो ये जेल में यहाँ पर देखेंगे, इसमें कुछ उदाहरण, इसका सीधा सीधा उदाहरण लेते हैं अपन। जेली, सब खाते हैं जेली, है ना। कैसा होता है, आधा ठोस आधा द्रव होता है, उसी को हम जेली कहते हैं, उसके नाम से ही वो आते हैं इसमें। उसी प्रकार से दही, थोड़ा ध्यान समझेंगे अच्छे से आप। दही, अब मैं दही को पूछूं ठोस है कि द्रव है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे सोचने के लिए कि मैं ठोस कहूँ या द्रव कहूँ। तो दोनों है, आधा यदि समझने का प्रयास करें तो न तो हम उसको ठोस कर सकते हैं न द्रव। उसी को हम क्या कहते हैं, जेल अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्था है। अब यहाँ पर जब 70 रसायन पढ़ेंगे या कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे तो हमको फिर अलग शब्द नहीं कहा गया। जब जेल शब्द कहा गया तो समझ जाइए परिचित प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। इसमें ये विशेष शब्द हैं, सॉल, जेल। उसी प्रकार से आगे चलें, द्रव और द्रव दोनों के दोनों, लेकिन कोलाइडी विलयन बना रहा है, उसको हम यहाँ पर अलग से शब्द रखते हैं। इसके लिए शब्द होता है पायस, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इमल्सन, EMULSION, इमल्सन। हिंदी में लिख सकते हैं इमल्सन, उसको अलग से हम पायस शब्द शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसमें। तो क्या है, दो द्रव हैं लेकिन दोनों के दोनों अमिश्रणीय होना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे आप कोई कहेगा कि सामान्य शब्द में थोड़ा सा बताऊंगा, पानी और एल्कोहल आपस में तो घुलनशील होते हैं, तो वो नहीं कहा जाएगा। जो नहीं घुल रहे हैं, अमिश्रणीय द्रव हैं, उनको हमको कोलाइडी विलयन बनाना है। वो तो ऑलरेडी घुल जाएगा, उसके लिए कोई शर्त ही नहीं है। जो नहीं घुल रहे, जैसे उदाहरण के लिए तेल और पानी, एक उदाहरण लेते हैं हम, तेल और पानी, वो नहीं घुलने वाले, चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तेल कहाँ कार्बनिक और पानी कहाँ अकार्बनिक, वो अघुलनशील होते हैं, उसका हमको कोलाइडी विलयन बनाना है। तो क्या हो गया, तेल और अन्य द्रव कोई भी हो सकता है, यहाँ पर द्रव कहा गया है। तेल ऑलरेडी द्रव होते हैं, और अन्य प्रकार के द्रव जैसे पानी हो सकता है, अन्य प्रकार के हो सकते हैं। इनका जो बनाएंगे हम कोलाइडी विलयन, तो क्या कहलाएगा, वो अलग से शब्द उसके लिए पायस है इसमें। ऐसे और अन्य हम ढेर सारे उपयोग के आधार पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं इसमें। और क्या क्या आप जान सकते हैं बताइए, कुछ उदाहरण। जैसे दूध, मैं एक सरल उदाहरण यहाँ ले रहा हूँ। उसमें दूध क्या है, सामान्य देखेंगे तो द्रव होता है, और द्रव में ही द्रव है, उसी से घी बनता है ना भाई। तो घी क्या है बताओ, सामान्य शब्द में देखेंगे तो अलग से देखेंगे अवस्था, तो हम देखते हैं कि आखिरी में वो द्रव बन जाते हैं, वो तेल जैसा हो जाता है। तो उसमें पानी भी है, उसमें तेल में बोल रहा हूँ समझने के लिए, तो तेल के बूंद भी हैं वसा के रूप में। तो आखिर दो अन्य माने द्रव हैं जो अमिश्रणीय हैं, लेकिन वो अभी घुल करके उपस्थित है इसमें। तो ये हो गया सामान्य उदाहरण, दो उदाहरण याद रखिए। ये दूध को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। उस पर क्रीम भी होता है, दूध, क्रीम, ये सभी किसमें आएंगे, पायस में। हमारे पाचन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हमारा पाचन होता है पेट में, हम जब घी खाते हैं या तेल खाते हैं, तो पायस बन के पचता है, ऐसे थोड़े पच जाएगा वो, क्योंकि वो कैसे अंदर में जाएगा, हमारे रक्त में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि तेल और पानी तो अघुलनशील होते हैं, तो पायस बन करके वो हमारे रक्त में पहुंचता है।
आगे चलें, द्रव है और गैस है, कम मात्रा में द्रव, अधिक मात्रा में गैस, इसके बारे में आप थोड़ा विचार कीजिए। जिसमें ज़्यादा गैस है माने हम दिमाग में लगा लें, अधिकांश जो उदाहरण होंगे वायुमंडल के ज़्यादा उदाहरण होंगे। उसमें एक उदाहरण मुख्यतः हम मिलेंगे इसमें कोहरा, सब जानते हैं कोहरा बनता है, खासकर ठंडे के दिन में आप देखते हैं एकदम सब्बे से कुछ दिखाई नहीं देता हमको। तो क्या होते हैं, छोटे छोटे जल वाष्प होते हैं। जल वाष्प है अर्थात वाष्प है, लेकिन वो थोड़े छोटे बूंद के रूप में, ऐसे गैस के रूप में नहीं है वो, तो द्रव अवस्था हो गया, छोटे छोटे जल के बूंद समझ लीजिए, और उसमें गैस अधिक मात्रा में है तो उसे क्या कहते हैं, कोहरा। और एक होता है बादल। देखो बादल शब्द का मतलब क्या है, सामान्य शब्द में देखेंगे तो बादल भी यही है, इसमें छोटे छोटे जल के बूंदे हैं और उसमें अधिक मात्रा में गैस में घुला हुआ है। तो इसे हम इस प्रकार से एरोसॉल भी हम इसको मान सकते हैं। क्यों मानेंगे इसमें, इसी का नाम और है, इसमें फैन भी कहते हैं। इसमें देखो दूसरे शब्द में फैन भी है, इसी को हम दूसरे शब्द में और कहेंगे इसमें तो द्रव एरोसॉल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि द्रव घुला हुआ है और साल माने यहाँ पर सॉलिड विलयन के रूप में हो गया है, विलयन माने कोलाइडी विलयन, इसको हम द्रव एरोसॉल लिख लीजिए, फैन भी कहते हैं और द्रव एरोसॉल भी कहते हैं। उसी प्रकार से अन्य कुछ उदाहरण और लेंगे, आगे बदलिए इसमें से कंडीशन, 6 प्रकार हो गया। अब 7वां और 8वां गैस का नहीं होगा, बाकी सब होंगे इसमें। तो उदाहरण आप आगे लेते हैं क्रम से। अब इसको यहाँ पर बदलें इसमें, तो आप इसमें पाएंगे, देखिए अब कंडीशन 5वां के बाद अब ये हो गया 6वां, 6 हो चुका था, ये 7वां हो गया और ये 8वां। कौन कौन से होंगे, बदल दीजिए। गैस है ठोस में और गैस है द्रव में। गैस का नहीं बनेगा। अब आगे कुछ उदाहरण यहाँ पर विचार रखें, सेम उसी प्रकार से कम मात्रा में गैस हो, अधिक मात्रा में ठोस हो, जिसमें एक साथ उपस्थित है, ऐसा आप यहाँ पर विचार कीजिए। तो आप पाएंगे कुछ उदाहरण, जैसे एक बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसमें, डबल रोटी। डबल रोटी फूल जाता है, सब जानते हैं कैसे फूलता है, मैदा रहता है, मैदा क्या होता है ठोस के रूप में, और उसमें अंदर में क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, माने गैस के रूप में घुला हुआ है यहाँ पर। तो एक मुख्य उदाहरण होगा इसमें डबल रोटी, ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। उसी प्रकार से हम कुछ और यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। कुछ पत्थर होते हैं जिसका नाम होता है झावा पत्थर, क्या बोलते हैं उसको, झावा पत्थर, जो कि बहुत मुरमुरे होते हैं। मुरमुरे माने बहुत ही हल्के होते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र जैसे होते हैं। उसमें अब ठोस है, पत्थर है तो ठोस है, उसमें छोटे छोटे छिद्र है, उसमें गैस बहुत तरह से घुले हुए हैं। घुले हुए माने उसमें उपस्थित हैं, ये उसको झावा पत्थर के नाम से जाना जाते हैं। तो डबल रोटी हो गया झावा पत्थर, हम इसको मुख्य रूप से गैस ठोस कोलाइडी विलयन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। और इसी का नाम अलग से यदि हम लेंगे तो इसको बोलते हैं, फैन ही है क्योंकि गैस अवस्था है इसमें, लेकिन इसको नाम अलग से दे सकते हैं इसमें, ठोस फैन। ठोस फैन, अभी हम द्रव फैन की बात किए थे, इसी प्रकार से क्या होते हैं ठोस फैन आ सकते हैं इसमें। उसी प्रकार से आगे चलें, गैस और द्रव, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, जिसमें गैस भी हो कम मात्रा में, द्रव क्या हो ज़्यादा मात्रा में। तो क्या उदाहरण हो सकते हैं इसमें, कुछ उदाहरण लेकर हम समझने का प्रयास करें। एक बहुत बढ़िया उदाहरण सब जानते हैं, साबुन का झाग। साबुन का झाग क्या होता है, साबुन के झाग में सामान्य देखें इसमें तो ये द्रव है, देखिए ज़्यादा मात्रा में द्रव है और उसमें गैस अंदर में आ जाते हैं तो बुलबुले से बन जाते हैं, वही झाग है सामान्य शब्द में। उसी प्रकार से और कुछ उदाहरण भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं शीतल पे, तो उसमें देखते हैं झाग बनता है, अच्छे से हिला देते हैं तो झाग बन जाता है। कैसे झाग बनता है, द्रव ज़्यादा मात्रा में, गैस कम मात्रा में। तो यही कंडीशन तो है, गैस कम मात्रा में माने परिचित प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तभी कोलाइडी विलयन के रूप में वहाँ पर उपस्थित है। जब झाग के रूप में होगा तब, तो यहाँ पर इसको दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, शीतल, जिसको अपन अंग्रेजी में कोल्ड कहते हैं, शीतल पेय, सीधा सीधा हो गया, जिसको हम सामान्य रूप से ठंडा बोल देते हैं इसमें।
है, जैसे थम्स अप, ढेर सारे हैं, कोका कोला, गर्मी के महीना बीते हैं, ये सभी जब अच्छे से हिला देंगे तो उसमें समझ आता है, झाग ढेर सारे भर जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके नाम भी हम इसको ले सकते हैं, इसी को केवल फैन बोलेंगे या फोम अंग्रेजी में, इसको हिंदी में फैन बोलते हैं और अंग्रेजी में FOAM फोम, एक प्रकार से झाग बोलते हैं। झाग को हम सामान्य रूप से फोम बोल देते हैं, लेकिन केवल झाग नहीं है ये, इसमें कुछ उदाहरण के तौर पर इसको समझ रहे हैं। इसमें ये हो गया, ये बहुत ही अच्छे से समझिए ताकि हमको कोई अन्य प्रकार के उदाहरण दें हम, या हम समझने का अलग से प्रकार समझाएंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं जब हमको इस प्रकार से सामान्य शब्द का परिचय होगा। अब आगे चलें, कोलाइडी जो तंत्र हैं, ये तो हो गया नाम क्या, तो कितने प्रकार के कुल मिलाकर के 8, जिसमें केवल गैस और गैस नहीं बनेंगे। जैसे बिलियन पढ़ते हैं हम वास्तव टोटल, जब हमने 3rd चैप्टर पढ़ा है, अध्ययन किया है इस कक्षा 12वीं में, तो हमने बिलियन के बारे में पढ़े हैं। तो बिलियन के आधार, बिलियन के जो सामान्य वर्गीकरण हैं जिसमें बिले और बिलायक, उसके आधार पर देखते हैं तो हम कुल कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के बिलियन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोलाइडी बिलियन की बात करते हैं तो इसमें भौतिक प्रावस्था के आधार पर, अभी इसी को हम परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या कह रहे हैं, परिक्षेपण माध्यम, तो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ये अच्छे से समझ लीजिए। गैस और गैस का नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो घुलनशील हो जाते हैं गैस। तो जब घुलनशील हो जाएंगे तो इसमें कोलाइडी विलयन जो गुण होता है, कोलाइडी का जो विलयन का गुण होता है, क्या गुण होता है, खास गुण, हम इसी को समझ रहे हैं। इनके विलय कण का व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन बताया गया है कि इसमें खास करके जो गोंद के समान होते हैं, तो यहाँ पर गैस और गैस गोंद के समान नहीं बनेंगे, बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए गैस और गैस का कोलाइडी विलयन नहीं बनता है इसमें। अब आगे चलेंगे, इसमें जो कोलाइडी विलयन हैं उनके आधार पर हम इसको आगे प्रकार का वर्गीकरण करेंगे। ये तो सामान्य नाम का आधार प्रकार हो गया, ये सभी कोलाइडी विलयन हैं। हमने अभी कहा जेल, हमने कहा साल, हमने कहा पायस, ये सभी जितने नाम दिया, फोम, ठोस पेन, द्रव पेन, एरोसॉल, ये सभी कोलाइडी विलयन हैं, ये सामान्य नाम के अंतर्गत। अब इसी को और अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें मुख्य 4 आधार हैं इसके। तो इसमें क्या क्या 4 आधार हैं, इसके बारे में हम समझने के लिए कोलाइडी तंत्र जो विलयन हैं उनका हम वर्गीकरण, हेडिंग डालेंगे हम, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। तो कितने आधार होंगे कुल मिलाकर के, 4 आधार। उन 4 आधारों पर हम आगे के कालखंड में इसको हम यहाँ पर चर्चा में लेंगे कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो सामान्य नाम के आधार पर चल रहे हैं कि उसमें अलग, ये सामान्य माध्यम है, अलग से और इनके 4 प्रकार के माध्यम बताए गए हैं और उनके आधार पर हमें समझना है कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आगे कालखंड में हम लेंगे कोलाइडी विलयन के प्रकार। आज यहाँ पर इस कालखंड के अंतर्गत हमने कोलाइडी जो अवस्था है वो किस प्रकार से होते हैं, क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया। और सामान्य जो विलयन होते हैं जैसे वास्तविक विलयन, और एक विलयन क्या होते हैं सामान्य रूप से निलंबन, जिससे रेत वाला उदाहरण आया था। तो ये सामान्य जानकारी हमने आज प्राप्त किया इस कालखंड में। फिर से हम आगे के कालखंड में कोलाइडी विलयन से संबंधित और जो उनके प्रकार हैं, कैसे बनाते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।